नमस्कार। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान के वृहद भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान। गत अध्याय 18 में राजस्थान के प्रादेशिक एवं भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। उन प्रदेशों में वृहद, मैक्रो, मध्यम, मीडियम एवं लघु अथवा सूक्ष्म माइक्रो प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त कर उनका सीमांकन प्रस्तुत किया गया। सभी प्रकार के प्रदेशों का भौगोलिक विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि वह क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त है तथा आयोजना का आधार प्रस्तुत करता है। यह एक वृत्त विषय है जिसका समुचित विवेचन प्रोफेसर ए.के. तिवारी एवं डॉक्टर एच.एम. सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के सामान्य वृहद विभागों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्थान को सामान्यतः 4 वृहद भौगोलिक प्रदेशों में निम्न प्रकार विभक्त किया जाता है। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको बोलते हैं हाड़ौती। मरुस्थलीय प्रदेश डेजर्ट रीजन राजस्थान के पश्चिम एवं में विस्तृत एवं विशाल मरुस्थल न केवल राजस्थान का अपितु संपूर्ण भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार राज्य में 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यह प्रदेश 300 मिलीमीटर से कम वर्षा करने वाले क्षेत्रों तक फैला बालू का विशाल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत राज्य के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले पूर्ण मरुस्थल तथा जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले अर्ध मरुस्थलीय हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय विविधताओं के कारण इस प्रदेश को भी क्रमशः मरुस्थलीय, नहरी मरुस्थल, बागड़ प्रदेश आदि में विभक्त किया जाता है। इन सभी प्रदेशों के विस्तृत विवरण में न जाकर यहाँ संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य विवरण मानचित्र 19.1 प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्थान वृहद भौगोलिक प्रदेश, तो हम देख सकते हैं कि अरावली के लेफ्ट हैंड साइड में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। मरुस्थल का उद्भव, ओरिजिन ऑफ डेजर्ट। राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति के विषय में भूगर्भवेत्ताओं के मतों में भिन्नता है। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि आज जहां मरुस्थल है वहां पूर्व में उपजाऊ वन आच्छादित आर्द्र प्रदेश था जो कालांतर में भूगर्भिक परिवर्तनों से शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। भूगर्भिक प्रमाण स्पष्ट दर्शाते हैं कि परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था। जुरासिक, क्रेटेशियस और इयोसीन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था और धीरे धीरे यहाँ से समुद्र खिसकने लगा। तत्पश्चात प्लेस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ जो क्रमशः विस्तृत हो गया और मानवीय क्रियाकलापों ने इसे मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में महती भूमिका निभाई। फलस्वरूप ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया और यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों को समुद्री का अवशेष माना जाता है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में समुद्र का खिंचाव व मरुस्थल की उत्पत्ति से स्पष्ट है। मानचित्र हम 19.2 से देख सकते हैं। थार मरुस्थल की उत्पत्ति, पहला है इसमें क्रिटेशियस काल है, दूसरा इवोसिन काल है, तीसरा मायोसिन काल है, चौथा है प्लेस्टोसिन काल। सर सिरिल फॉक्स के अनुसार राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी एवं सिंध का निचली घाटी वाला भाग परमो कार्बोनिफेरस युग से ऊपरी टर्शरी तक समुद्र के नीचे रहा है। फलतः चट्टानों के रूप में परिवर्तित हुआ तथा कुछ नई प्रकार की कायांतर चट्टानों का उद्गम हुआ। प्रदेश में कई स्थानों पर जो शैल दृश्यांश भूरे पीले रंग के चूने, लाइमस्टोन तथा स्लेटी भूरे रंग के बालुकाओं, पत्थरों, सैंडस्टोन की परतें उधड़ आई हैं, बहुत उनमें प्राप्त समुद्री जीवाश्म इस बात के घोतक है।
संरचना एवं स्वरूप में ये चट्टानें बहुत कुछ कच्छ प्रदेश की परतों में से मिलती जुलती है। निसंदेह मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के नीचे इस प्रकार की परतें विद्यमान हैं जो ये सिद्ध करती है कि यह भाग पर्याप्त लंबे समय तक समुद्र के नीचे दबा रहा। ब्लैंडफोर्ड 1876 के अनुसार पदार्थों की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसे तथ्य प्रमाणित करती है कि मायोसीन तथा प्लायोसीन काल में यह समुद्र स्नेह स्नेह कुछ दूर पश्चिम की ओर सिंधु घाटी तक सिकुड़ता गया। परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से हम उत्थित समुद्री तली ने मरुस्थलीय क्षेत्र को जन्म दिया जहां वर्तमान विशिष्ट लवण झीलें स्थित है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि कच्छ एक समय द्वीप रहा होगा क्योंकि उस समय सिंध का अधिकांश भाग समुद्र तल से नीचे था और कच्छ का रन लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में समुद्री के आंतरिक भाग में स्थित था। राजस्थान की लवण झीलों और लूनी बेसिन में मरुस्थलीय बालू एवं कणों का निक्षेप दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा कच्छ के रन से ला बिछाया गया है। मरुस्थलीय बालू का उद्गम कुछ स्थानों को छोड़कर जब यह संपूर्ण प्रदेश शुष्क तथा निर्जन है, बालू का प्रवाह संपूर्ण क्षेत्र में भारी उत्पाती है। यह मरुस्थलीय बालू निम्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। पहला है कि वृहत परतदार एवं परिवर्तित चट्टानों के वायु द्वारा अपचरण क्रिया से। दूसरा है वायुन एयोलियन स्रोत दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं विशेषतः कच्छ के रन से विशाल मात्रा में बालू उड़ाकर लाती है। और तीसरा पॉइंट है मुहानों के प्राचीन तट जो ब्रुसफुट 1896 के अनुसार वर्तमान भूगर्भीय काल में भी सिंधु घाटी और लूनी बेसिन के उत्तर पूर्व में लंबी दूरी तक विस्तृत थे। भूगर्भविदों भाड़िया के अनुसार सरस्वती प्रारंभ में सिंधु की निचली घाटी में स्थित समुद्र में गिरती थी। कालांतर में जब पंजाब के उत्तर में उठाव प्रारंभ हुआ तब सरस्वती क्रमशः पूर्वोत्तर होती गई और अंत में यमुना के रूप में गंगा से जा मिली। परिणाम स्वरूप सरस्वती की मूल घाटी पूर्णतः शुष्क हो गए। वस्तुतः थोड़ा बहुत अतिरिक्त पानी वर्षा के समय अपेक्षाकृत अधिक बाद में भी आता रहा होगा। यही कारण है कि ऐतिहासिक काल में भी इसके तट पर अधिवासों का उल्लेख आता है, किंतु यह भी निश्चित है कि जैसे जैसे गर्मी तथा शुष्कता में वृद्धि हुई, सरस्वती की हरी सही धारा भी सूखती गई और इसके साथ ही तटवर्ती अधिवास भी उजड़ते गए। वर्तमान समय में हनुमानगढ़ के पास स्थित गग्गर के तल को ही सरस्वती का शुष्क तल मानते हैं। मायोसीन युग में हिमाचल की मुख्य श्रृंखला का उत्थान हो चुका था। इस उत्थान के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी जलवायु व्यवस्था विकसित हो रही थी। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसका प्रभाव संसार की जलवायु पर पड़ा वह था प्लास्टोसीन हिमावरण, जिसका अंतिम आवरण आज से 7000 वर्ष पूर्व ही समाप्त होगा। हिमावरण के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों की जलवायु भिन्न थी। उदाहरणार्थ भारत के उत्तरी भाग में स्थित किसी भी स्थान की तत्कालीन गर्मी की दशाएं ठीक आज की सर्दियों जैसी थी। तापमान कम, वर्षा अधिक तथा नवीनीकरण कम था। स्वाभाविक रूप से देसी दशाओं में जंगल में जहां पर राइनोसिरास नामक जानवर घूमते थे और उस समय राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी जंगल थे। वर्तमान शुष्क दशाओं का प्रारंभ वस्तुतः अंतिम हिमावरण की समाप्ति से ही हुआ है, संभवतः आज भी जारी है। एस.के. बनर्जी के मतानुसार तापमान हर 100 वर्ष में 1 सेंटीग्रेड की दर से बढ़ रहा है और इसी प्रकार हिम के पिघलने के कारण समुद्री जल तल भी प्रत्येक शताब्दी में 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ रहा है। तापमान के बढ़ने के साथ ही साथ भारत का उत्तर पश्चिमी भाग क्रमशः कम दबाव का केंद्र बनता गया और दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं की अपनी ओर आकर्षित करता गया। निसंदेह भारत अन्य भागों की इससे आर्थिक प्रगति वर्षा के कारण हुई, परंतु स्वयं यह प्रदेश तापमान की वृद्धि और धरातलीय स्वरूप के मिश्रित प्रभाव के कारण दुर्भाग्य का शिकार बना। वर्षा क्रमशः कम होती गई और मरुस्थलीय दशाएं बढ़ती गई। इस प्रकार हजारों वर्ष से वर्षा की मात्रा में निरंतर होने वाली कमी तथा दैनिक तापांतर में वृद्धि के फलस्वरूप चट्टानों में यांत्रिक विखंडन प्रारंभ हो गया।
प्रारंभ हुआ। जल की कमी के साथ साथ बढ़ने वाली वनस्पति के अभाव में भी धूल कणों को असंगठित करने में सहयोग दिया। प्रदेश में कम दबाव केंद्र के क्रमशः बढ़ने के साथ दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं की गति में भी वृद्धि हुई। फलतः यहाँ अधिक मात्रा में लाखों टन रेत प्रतिवर्ष सिंधु बेसिन तथा कच्छ के रण से हवाओं द्वारा लाई जाकर पश्चिमी राजस्थान में जमा होने लगे। यही हवा स्थानीय हवाओं के साथ मिलकर बालू का स्तूप के उड़ाव, खिंचाव तथा जमाव के लिए उत्तरदायी होती हैं। बालू का रासायनिक विश्लेषण दर्शाता है कि यह बालू चौका तथा कंकड़ आदि के गोल कणों द्वारा निर्मित भूरे रंग की है, जिससे ऐसा विश्वास होता है कि उच्च पर्वतों की शैलों से प्राचीन काल से सख्त नदियों द्वारा यह भयंकर निक्षेप की गई है।